Hello everyone. In today's video we are going to talk about फार्मर्स बिल। फार्मर्स बिल जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है उसकी वजह से काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उसमें ना कि सिर्फ फार्मर्स बल्कि कुछ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन नियरली 31 फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रही हैं। द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द ऑपोजिशन पार्टीज आर ऑल्सो प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज बिल्स। ये बिल्स क्या है हम जानेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अनअकैडमी आपके लिए अनलिमिटेड बेनिफिट्स लेकर आया है जस्ट एट योर डोर। You can learn life from the comfort of your home with unlimited access to all the courses by the top educators of India on one platform. Regular doubt clearing sessions and answer writing sessions would also be there. लाइव टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप खुद की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएंगे। ऑल्सो आपको जो स्टडी मटेरियल है वो ना कि सिर्फ वीडियो फॉर्मेट में बल्कि पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल कराया जाएगा। And the most important thing is that you will all be getting a mentor, a personal guide to guide you through this entire process. See, you are getting all these benefits with just one subscription on Unacademy. Like UPSC, Unacademy doesn't keep any language barrier. तो जो भी लोग हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हिंदी के कोर्सेज अवेलेबल हैं. All those who are comfortable in English, they can attend the English batches. Then there are also bilingual batches. See, for all the aspirants who are taking the prelims examination in this year, the Unacademy has provided you with the ultimate revision plan. You can enroll for free now. There are two kinds of batches, like first one is bilingual and the other one is English. The duration would be 5th to 30th September and the free live classes would be from Monday to Friday. The sectional quizzes would be conducted. So when you are going for the subscription, do not forget to apply the code SIMPLEYT. करंट अफेयर्स एक मेजर पोर्शन कवर करता है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन का, इसीलिए अनअकैडमी 7:30 पर डेली आपके लिए एक क्विज कंडक्ट कराएगा 20 क्वेश्चन की, जो कि आपको 20 मिनट में करके देनी है. आउट ऑफ 40 मार्क्स यू कैन एनालाइज द परफॉर्मेंस दैट यू वुड बी टेकिंग ऑन द टेस्ट. So when you are going for the subscription, do not forget to click these links and join our channel. See, these are the cuttings from the newspaper. The farmers block roads, railway tracks as protest mount over farm bills. See, अभी गवर्नमेंट ने 3 फार्म बिल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं. उनको लेकर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं कंट्री में. नॉट ओनली इन सदर्न पार्ट्स, नॉट ओनली इन वेस्टर्न पार्ट्स, बल्कि पूरी कंट्री में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं. अपोज किया जा रहा है ये फार्म बिल्स को. क्यों अपोज किया जा रहा है वो हम देखते हैं इस वीडियो में. See, the massive farmer protests in Punjab, Haryana, parts of UP over 3 bills. ठीक है, मैंने आपको बताया 3 बिल्स पास किए गए हैं. अब जो फार्मर्स हैं, ठीक है, अब छोटे से गांव से आया हुआ फार्मर, ही डजंट नो दैट व्हाट एग्जैक्टली आर द 3 बिल्स. तो उनको जो भी बताया गया, ठीक है, वो उन्होंने जो भी सुना, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दोज थिंग्स. क्या सही है क्या गलत है वी विल नो इन दिस वीडियो इटसेल्फ. लेकिन जो फार्मर्स है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अगर उनका जो मेंटल स्टेटस है राइट नाउ अबाउट दिस बिल्स, व्हाट दे आर थिंकिंग इज द गवर्नमेंट वुड स्टॉप बाइंग देयर क्रॉप्स, देयर प्रोड्यूस एट द गारंटीड प्राइस. ओके, एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट बायर्स वुड एंड अप द MSP सिस्टम. ऐसा फार्मर्स बोल रहे हैं. ऑल्सो see, here is a statement by Priyanka Gandhi Vodra. She said that the farmers would be forced to become slaves of trillions through contract farming. ठीक है, जो एक बिल है उसमें एक प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी है जो कि हम देखेंगे आगे. लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है वो बोल रही है दैट दिस बिल, दिस वुड मेक फार्मर्स द स्लेव्स ऑफ द ट्रिलियंस. सी नाउ द गवर्नमेंट. अब देखिए ये जो बिल्स हैं इनको सिर्फ फार्मर्स अपोज नहीं कर रहे. जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी बड़ी, जो BJP RSS के अलाइज है, लाइक द अलाइज लाइक अकाली दल, वो अपोज कर रहे हैं. हरसिमरत कौर जी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है. क्यों? इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज बिल्स. जो अकाली दल है उसने भी अपना सपोर्ट ले लिया है NDA से. ठीक है, क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दीज बिल्स.
और साथ ही उन्होंने ये भी क्लेम किया है दैट द गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग देयर एडवाइसेस, ठीक है, दे आर नॉट आस्क्ड बिफोर पासिंग दीज बिल्स। तो उसकी वजह से उन्होंने अपना सपोर्ट भी ले लिया है। ऑल्सो भारतीय किसान संघ जो कि आरएसएस का ही पार्ट है वो इसको अपोज कर रहा है। किसान मजदूर संघ कमेटी ये अपोज कर रहा है। नियरली 31 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि दे आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस बिल इन द इंटायर कंट्री। एंड द फर्स्ट स्टेप इज़ पंजाब बंद। अभी पंजाब बंद हुआ था रिसेंटली, उसके बाद कर्नाटका बंद हुआ है, ठीक है। तो ये जो पहले बिल्स थे ये ऑर्डिनेंसेस के रूप में आए थे। ऑर्डिनेंसेस के बाद इनको अभी पास किया गया है लोकसभा राज्यसभा में, जिसकी वजह से काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी क्योज हुए। द ऑपोजिशन लीडर्स दे क्रिएटेड डिसऑर्डर इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिकॉज ऑफ दैट दे गॉट सस्पेंडेड। तो काफ़ी सारे क्योज हुए हैं, उन्होंने बिल्स की कॉपीज़ फाड़ी थी। दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट इशू। लेकिन द थिंग वॉज सी यू नो दैट वॉइस वोट इज़ अ थिंग दैट इज़ अ वे दैट इज़ यूज्ड फॉर काउंटिंग द वोट्स इन द राज्यसभा, ठीक है। बिल पासिंग प्रोसेस according to me is not right here in this matter. This was a very this was a very important matter for the country, for the people of the country, for the sector that engages the 1/3 of the population, okay। उसके लिए वॉइस वोट लेना इज नॉट अ राइट क्राइटेरिया, ठीक है। अब जो भी हो गया, जो गवर्नमेंट है उसने बोला है दैट दीज बिल्स वुड प्रोवाइड द फार्मर्स विद द फ्रीडम टू सेल टू एनीवन एनीवेयर एंड एनी टाइम, ठीक है। अब ऐसा है कि अपने जो क्रॉप्स हैं, जो फार्मर्स की जो क्रॉप्स है वो कहीं पे भी बेच सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, किसी भी टाइम पे बेच सकते हैं। अब आप बोलेंगे कहीं पे भी बेच सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं क्या? पहले क्या किसी जान पहचान वाले को बेचते हैं? इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। व्हाट वाज द बेसिक क्राइटेरिया और अभी क्या क्राइटेरिया होने वाला है, ये बिल्स के आने के बाद जो फसल बेचना और ख़रीदना है वो हम देखते हैं। There are 3 bills. The first one is the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill. इसको हम FPTC भी बोलेंगे, ठीक है। तो इस बिल में अगर हम शॉर्ट में जाने तो क्या है, जो APMCs है, जो मंडीज़ है, ठीक है, सरकारी मंडीज़ जो है उनका मोनोपोली ख़त्म करने के लिए ये बिल्स को लाया गया है, जो फर्स्ट बिल है, ठीक है। फर्स्ट बिल से जो आपके APMCs है, जहाँ पे किसान अपनी खरीद फरोख्त करता था, जहाँ पे किसान अपनी क्रॉप बेचने जाता था ट्रैक्टर और ट्रक्स लेके, वहाँ से जो सिर्फ APMC को ही बेचता था वो, उसके अलावा प्राइवेट कंपनीज़ भी पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। पहले कोई भी प्राइवेट कंपनी जाके फार्मर से नहीं खरीद सकती थी, अब वो जाके फार्मर से ले सकती है, फार्मर उसको अपनी क्रॉप बेच सकता है। लेकिन द थिंग इज APMCs दे आर नॉट शटिंग डाउन। APMC अभी भी रहेंगी, जहाँ पे भी फार्मर को ज़्यादा प्राइस मिलेगा क्रॉप के लिए वो वहाँ पे जा सकता है, ठीक है। तो पहले बिल में ये है। दूसरा जो आपका बिल है, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, ठीक है। तो ये जो अपना सेकेंड बिल है ये है FAPAFS, ठीक, काफ़ी बड़े बड़े नाम है, बट यू नीड टू रिमेंबर दीज बिल्स एंड एटलीस्ट देन व्हाट आर द थिंग्स इनसाइड दीज बिल्स, व्हाट आर द प्रोविजंस इनसाइड दीज बिल्स। तो ये आपका दूसरा हो गया। दूसरे में जो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ, एक समरी देना चाहूँ, तो ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसकी अभी बात प्रियंका गांधी जी कर रही थी। ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे बाय द बिगर कंपनीज, बाय द प्राइवेट कंपनीज टू द फार्मर्स, ठीक है। देन द थर्ड वन इज़ द इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट बिल इसलिए है क्योंकि इसेंशियल कमोडिटीज़ बिल 1955 में आया था, ठीक है। इसेंशियल कमोडिटीज़ बिल जो है वो काफ़ी पुराना है, 1960s के टाइम पे आया था वो। फिर उसके बाद जो है अभी इसमें अमेंडमेंट लाया गया। क्या अमेंडमेंट है वो हम देखेंगे।
See, sowing seeds of doubt, farm bills leave farmers, commission agents, and workers worried. Farmers in Punjab are worried about the implications of the 3 new farm bills that will allow them to sell their produce directly to private players. मैंने आपको बोला कि directly जो चीज़ पहले APMC पहले क्या प्रोसेस थी, जो फार्मर है जिसने अपना गेहूँ उगाया वो अपना गेहूँ जाके APMC में बेचेगा. अब APMC में उसका गेहूँ कौन खरीदेगा? वहाँ पे रहते हैं लाइसेंस्ड मिडलमैन, इंटरमीडियरीज, अर्तियास, ठीक है, बिचौलिए, उनको हम कुछ भी बोल सकते हैं, वो रहते हैं, उनको जाके सेल करेगा. फिर जो भी बिचौलिया, जो भी मिडलमैन है, वो जाके वो प्राइवेट फर्म को जाके सेल करेगा. अब आपको ये समझ आ गया, ये जो कमीशन एजेंट्स कौन है ये आपको समझ आ गया, ठीक है. तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता था फार्मर और प्राइवेट फर्म के बीच में. अब ऐसा नहीं है. जो फर्स्ट बिल है उसमें यही लिखा है कि जो फर्स्ट बिल है उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं विद द फार्मर. द फार्मर कैन सेल द क्रॉप्स टू द प्राइवेट फर्म और द प्राइवेट कंपनी डायरेक्टली विदाउट कनेक्टिंग विद दिस मिडलमैन. तो ये आपका फर्स्ट बिल है. तो इससे डाउट्स जनरेट हो रहे हैं लोगों के मन में, अनसर्टेनिटी है, जो क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सल्यूशंस है. वी विल सी गवर्नमेंट ने क्या सल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, वो क्या सजेशंस दे रहे हैं, एंड व्हाट आर द डाउट्स इन द पीपल्स माइंड, व्हाट आर देयर फियर्स, वो हम देखते हैं. तो पंजाब हरियाणा में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं. तो रीज़न ये भी है कि वहाँ के जो लोग हैं दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ओनली, ठीक है. देयर द एग्रीकल्चर सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग. इनफैक्ट जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तब पंजाब हरियाणा में जितने भी रिफॉर्म्स लिए गए उसकी वजह से जो आज अगर हम देखें तो जो एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं वो मेनली पंजाब एंड हरियाणा हैं. फाइन, वो काफ़ी बड़ा वोटिंग ब्लॉक बनाते हैं पंजाब हरियाणा में फार्मर्स. इसीलिए जो वहाँ की गवर्नमेंट है दैट सपोर्ट्स द फार्मर्स अ लॉट, ठीक है. तो अब ऐसा है कि जो बिगर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बिगर इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, लाइक रिटेलर्स जो हैं, जैसे कि वॉलमार्ट, ठीक है. अब वॉलमार्ट जो है वो पहले मान लीजिए वहाँ पे सब्जियाँ बिक रही है या फ्रूट्स बिक रहे हैं, वो किसी गांव में नहीं जाएंगे खरीदने, ठीक है. फार्मर से डायरेक्टली नहीं खरीदेंगे. फार्मर जो है वो किसी APMC पे बेचेगा. APMC पे जो मिडिलमैन है वो जाके वॉलमार्ट को बेचेगा जाके. अब जब वॉलमार्ट में उसमें बेचा तो फ़ायदा, सी वॉलमार्ट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, काफ़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम कर रहा है वॉलमार्ट. तो वॉलमार्ट जो है वो ज़्यादा पैसा देगा मिडिलमैन को. मिडिलमैन ने उतना पैसा फार्मर को नहीं पहुंचाया, तो नुकसान किसका हुआ? फार्मर का नुकसान हुआ बेसिकली. तो ये जो APMC सिस्टम है इसमें ऐसा होता था, ठीक है. तो अब गवर्नमेंट ने कुछ और बोला है, तो जिससे ये है कि लूप होल्स नज़र आ रहे हैं ये बिल में. क्या लूप होल्स नज़र आ रहे हैं कि लोगों को लग रहा है APMC ख़त्म हो जाएगा, MSP ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. तो ऐसे जो भ्रम हैं, जो भ्रांतियाँ हैं, उनको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सफाई भी दी है. See the first, let's talk about the first bill directly. Let's get started with our bills. The first bill is promotion and facilitation bill, जिसको हम FPTC भी बोला था हमने. इसमें मैंने आपको बताया था कि APMCs उनका जो मोनोपोली है उसको ख़त्म करने के लिए आया है ये बिल. जो कि प्राइवेट फर्म से, प्राइवेट सेक्टर है, उनको अलाउंस मिले, उनको एक तरीके से परमिशन मिल गई है कि वो फार्मर्स से जाके खरीद सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है. तो ये आपका फर्स्ट बिल का अगर हम समरी देखें तो ये है. तो अब देखिए, आप फ्रीडम मिल गया है, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. APMCs बंद नहीं होंगे, वो बात गवर्नमेंट ने बोली है. APMCs वुड बी देयर, APMCs आर नॉट शटिंग ऑफ, ठीक है. तो अब ऐसा है कि जहाँ पे भी फार्मर्स को बेटर प्राइस में उनका क्रॉप के लिए बेटर प्राइस मिलेगा, अगर उनको प्राइवेट कंपनी में बेटर प्राइस मिल रहा है, दे कैन गो एंड सेल देयर प्रोडक्ट देयर. इफ़ दे आर गेटिंग बेटर प्राइसेस इन द APMCs, then they can sell their produce in the APMCs, ठीक है. अब एक ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया बस गवर्नमेंट ने कि आप अगर APMCs में नहीं बेचना चाहते हैं तो आप प्राइवेट कंपनीज़ को बेच सकते हैं. पहले क्या था, APMC आपको जो भी प्राइस देगा, लो दे हाई दे, आपको आपका क्रॉप वहीं पे बेचना है.
ठीक है, फार्मर्स डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. अब एक ऑप्शन मिल गया उनको, एंड दिस वुड एनहांस देयर इनकम ऑब्वियसली. देन द सेकेंड वन इज बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रेड. अब इसमें क्या है, मान लीजिए दो नेबरिंग स्टेट्स हैं. पहला जो है आपका उड़ीसा है, दूसरा आपका वेस्ट बंगाल. अब मान लीजिए कि कोई उस जो स्टेट है, वो दोनों स्टेट्स है, एक फार्मर है वो बॉर्डर में रहता है, बॉर्डर के पास रहता है, बॉर्डर के पास वाले गांव में रहता है वेस्ट बंगाल में. अब वेस्ट बंगाल में है, मान लीजिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चावल की खेती हो रही है. ठीक है, मान लिया हमने कि वहाँ पे काफ़ी चावल की खेती हो रही है. वो जो फार्मर है वो भी चावल उगाता है. अब वो जो चावल उगाता है वो अगर वो बाज़ार में बेचने जाएगा, मंडी में बेचने जाएगा, और मंडी भी मान लीजिए उसके गांव से काफ़ी दूर है. ठीक है, तो अगर वो मंडी में बेचने जाएगा तो पहली चीज़ उसे चावल की प्राइस कम मिलेगी. क्यों? क्योंकि द राइस इज़ ऑलरेडी इन सरप्लस, इट इज़ एन एक्सेसिव अमाउंट इन द स्टेट, सो द प्राइस ही वुड गेट फॉर द क्रॉप वुड बी लोअर. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सप्लाई बढ़ रही है तो डिमांड कम है, तो इससे क्या होगा, प्राइस ड्रॉप होंगे. ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसको ज़्यादा लग रहे हैं. अब मैं किससे कंपेयर कर रही हूँ, लोअर क्यों बोला मैंने. मान लीजिए वही जो फार्मर है जो वेस्ट बंगाल के एक बॉर्डर वाले गांव में रहता है, उसी को उड़ीसा का एक दूसरा मंडी है वो पास में लग रहा है या फिर है पास में. ठीक है, वो सेटअप ऐसा है कि उसको पास में लग रहा है, वहाँ पे जाने में उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम देने पड़ेंगे. तो why does he need to go to the mandi in the West Bengal instead of Odisha? अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कट हो रहे हैं देन ही वुड गो देयर, नो, क्योंकि उससे उसका इनकम उसको ज़्यादा अर्न करने को मिलेगा. बट नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड दिस बैरियर फ्री इंटर स्टेट ट्रेड. तो इसका मतलब यही है कि वो वेस्ट बंगाल में अगर चावल उगा रहा है वो जाके उड़ीसा में बेच सकता है. अगर वो वेस्ट बंगाल में आलू उगा रहा है, आलू की बहुत ज़्यादा खेती है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो वो अपना आलू जाके उड़ीसा में बेच सकता है. जहाँ पे खेती नहीं है आलू की वहाँ पे उसको ज़्यादा प्राइस मिलेगा. सो दिस इंश्योर्स बेटर प्राइसेस फॉर द क्रॉप्स टू द फार्मर्स. देन अनदर वन इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग. ठीक है, अब देखिए मैनुअली अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसमें डिफ़ॉल्ट्स के ज़्यादा चांसेस है, द फ्लॉज वुड बी देयर, मिस्टेक्स वुड बी देयर, करप्शन वुड बी देयर. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इस बिल के हिसाब से उसका जो देयर वुड बी रोबस्ट मैकेनिज्म टू इम्प्रूव दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग अंडर दिस बिल. तो ये इसके प्रोविजंस हो गए. द वंस विच आर रिटन इन द ग्रीन कलर दे आर द प्रोविजंस, एंड द अदर वन, द रेड वंस आर द ऑपोजिशंस. अब देखिए इसमें क्या आया कि जो, अब आप देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि APMCs क्या है बेसिकली. ठीक है, तो APMC जो है वो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इज़ अ सिस्टम ऑपरेटिंग अंडर द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है ये सब्जेक्ट. ये एक सिस्टम है जो वर्क करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स. कि फार्मर्स यहाँ पे आके, एक मंडी है, ठीक है, एक मार्केट लगाया जाता है जहाँ पे एक बाज़ार है जहाँ पे सारे किसान आएंगे, वो अपनी जो भी क्रॉप उगाते हैं वो आके बेचेंगे. ठीक है, वो अपनी क्रॉप आके बेचेंगे तो उनको जो भी दाम मिलेगा वो उन्हें लेना पड़ेगा, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. तो ये किसके अंडर काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करता है. स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है. एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट मतलब क्या, स्टेट सब्जेक्ट मीन्स ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ. ठीक है, ऑल द रेवेन्यूज दैट आर कलेक्टेड थ्रू दिस APMCs, they go the revenues go into the this account of state government only. ठीक है, तो अब ये स्टेट सब्जेक्ट होना, इसका मतलब ये है कि कुछ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 लिस्ट होती हैं. जो शेड्यूल 7 है उसमें 3 लिस्ट होती हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3. जो फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट में आते हैं आपके यूनियन सब्जेक्ट्स. जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इस लिस्ट के अंडर आते हैं, एंड दे आर नियरली 100 इन नंबर. एंड द अदर लिस्ट इज स्टेट सब्जेक्ट. स्टेट सब्जेक्ट के अंडर आते हैं जो स्टेट लेवल पे इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स वो सारे, they are nearly 61. then the another one is concurrent subject list. इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका the state government as well as the union government
बोथ कैन टेक डिसीजंस इन सच सब्जेक्ट्स। लेकिन किसका डोमिनेट करेगा, किसका प्रिवेल करेगा डिसीजन? ऑब्वियसली द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा है। लेकिन द स्टेट्स वुड हैव द से इन सच डिसीजंस विच आर टेकन इन द एरिया ऑफ दीज कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब ऐसा है कि जो स्टेट सब्जेक्ट है हमारा, उसमें जो हम देखें कि जो स्टेट सब्जेक्ट उसमें आते हैं पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, देन द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, देन द लैंड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, दिल्ली में जो पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। दिल्ली, द केस ऑफ दिल्ली इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसा हुआ था कि 1975 में जो इमरजेंसी का टाइम था, उसके बाद से 42nd अमेंडमेंट आया जो कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन करके बना। ठीक है, उसमें जो था कि कुछ सब्जेक्ट्स को हमने शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, जो स्टेट और यूनियन के सब्जेक्ट है, उन दोनों से कुछ सब्जेक्ट्स को हमने शिफ्ट करके ऐसे सब्जेक्ट्स पर, पहले सिर्फ 2 ही लिस्ट हुआ करती थी, फिर जो तीसरी जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो ऐसे बनी कि कुछ सब्जेक्ट्स को हमने निकाला सेंट्रल से, कुछ को निकाला हमने स्टेट से, दोनों को मिला के जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं उन पे दोनों का हक होना चाहिए, दोनों का बराबरी का डिसीजन मैटर करता है, तो वो लिस्ट बनी कॉन्करेंट लिस्ट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑस्ट्रेलिया में चलता है, ये उसी से उठाया हुआ एक क्लोज फॉर्म है। ठीक है, तो फिर जो है ये हमारे APMCs हो गए। अब इनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ वो कहाँ जाएगा? स्टेट के पास जाएगा। तो अब जब लोगों को लग रहा है कि APMCs बंद हो जाएंगे तो स्टेट को जो रेवेन्यू मिलेगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं। प्राइवेट कंपनीज जो मतलब वहाँ पे जाके फार्मर्स बेचेंगे, APMCs में कम बेचेंगे, तो जो कंपनीज हैं उनको फ़ायदा होगा मान लिया, लेकिन जो स्टेट्स हैं उनके पास रेवेन्यू कम होगा। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपको लॉस ऑफ रेवेन्यू इज देयर, देन द गवर्नमेंट वुड कॉम्पनसेट फॉर इट फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years। ठीक है, देन इवेंचुअली एंड द MSP सिस्टम। देखिए, लोगों को लग रहा है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम है, ठीक है, ये क्या है हमारा? ये जो सिस्टम है ये बेसिकली, इसमें जो प्राइजेस हैं क्रॉप्स की वो पहले से ही अनाउंस कर दी जाती हैं बिफोर द हार्वेस्ट इटसेल्फ। जो प्री अनाउंस्ड प्राइसेस हैं वो रेकमेंड की जाती है CACP। ठीक है, CACP क्या होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये रेकमेंड करते हैं MSP को। ठीक है, सारी कंडीशंस को देखते हुए, सारे सिचुएशंस को देखते हुए वो MSP को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। एंड दीज रिकमेंडेशंस आर गिवन बाय CACP। CACP जो है वो एक अटैच्ड ऑफिस है, एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो अब देखिए, जो MSP सिस्टम है, तो ये माना जा रहा है कि MSP सिस्टम खत्म हो जाएगा, प्राइवेट कंपनीज आ जाएंगी, तो वो MSP पे तो खरीदेंगी नहीं, वो अपने अलग नेगोशिएशंस उनके होंगे, वो बार्गेनिंग से जो भी प्राइस मिलेगा फार्मर्स को वही प्राइस होगा। दे कुड नॉट क्लेम द MSP, तो MSP सिस्टम ऐसे धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फाइन, बट गवर्नमेंट हैज सेड दैट द गवर्नमेंट हैजंट इवन टच्ड दिस सिस्टम। छुआ भी नहीं उन्होंने। कैसे? दे हैवंट मेड एनी चेंज इन दिस सिस्टम। It is as it was. So this doubt, I know this doubt could be there in the people's mind, but according to what the government has said, according to what the government has announced, उसके हिसाब से MSP खत्म नहीं होगा। हाउ ENAM विदाउट फिजिकल मंडीज? सी लोगों को लग रहा है APMCs खत्म हो जाएंगी, ठीक है, मंडीज खत्म हो जाएंगी, तो ENAM कैसे वर्क करेगा? व्हाट इज ENAM? सी ENAM, दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल। ठीक है, ये एक ऐसा पोर्टल है, ये एक ऐसी सिंगल विंडो है जहाँ पे हमारे जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द कमोडिटीज़ अराइवल, द प्राइसेस, द प्राइस ट्रेंड्स ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, द ऑफर्स दैट आर बीइंग गिवन ऑन दैट कमोडिटी फॉर द सेल एंड द बाइंग ऑफर्स। ठीक है, इससे रिकॉर्ड होंगे जो ट्रांजेक्शन्स होंगे, ऑटोमेटेड रिकॉर्ड ऑफ दोज ट्रांजेक्शन्स। देन द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन वुड बी देयर। ठीक है, ऑटोमेटेड रिकॉर्ड ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, इससे कम करप्शन होगा। ठीक है, मिडल मैन को जितना, सी
अगर जो भी फ़ायदा अगर होता भी है, ऊपर से जो फ़ायदा आ भी रहा है, तो वो मिडिल मैन के पास यूज़ अप हो जाता है, द फार्मर्स आर नॉट बेनिफिटेड। ठीक है, तो ई नैम से अगर इलेक्ट्रॉनिकली वो चीज़ की जा रही है तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर पीपल। तो ऐसा है कि फिजिकल, अब देखिए ई नैम जो है इसमें ये ऑफर्स और प्राइस ट्रेंड्स ये सब आते कहाँ से? सी जो APMCs की मंडीज़ है ना, मंडीज़ को सब जो पूरे इंडिया की मंडीज़ को लिंक किया जाता है ई नैम पर। ठीक है, अब लोगों को लग रहा है जब मंडीज़ ही खत्म हो जाएंगी तो ई नैम फिर हाउ वुड इट वर्क? ठीक है, बट देर इज़ नथिंग लाइक दैट। APMCs आर गोइंग टू बी देयर, दे वुड एग्जिस्ट। अब इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या होता है वो नहीं पता, बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट दीज APMCs वुड एग्जिस्ट, दे वुड नॉट वैनिश। okay, commission agents, these middlemen, okay, they are the licensed middlemen, okay, they do not they do not refer to any negative they are not doing any illegal work. तो ऐसा है कि जो कमीशन एजेंट्स जो अर्थियाज हैं, दे आर केपेबल ऑफ गेटिंग द जॉब दैट दे आर डूइंग हियर इन द APMCs इन द अदर प्राइवेट फर्म्स एज वेल। उनका काम वही है। सी द बिगर फर्म्स दे डू नॉट नो द फार्मर्स, they would not go to the farmer's door directly, they need some time after the system is implemented. Fine, they need the middleman, they still need the middleman. ठीक है, तो जो अर्थियाज है वो अपना काम वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो but the people are like, what would be the condition of commission agents after these APMCs and all these systems if they do not exist anymore? It's not like that. First of all, APMCs are not going to be shut down, then this MSP system is not going to vanish. Okay, then we studied about agriculture produce market committee, then state subject about that we studied ENAM and MSP as well. Then see about MSP, there has been a lot of protest against this bill, because जो farmers है उनको लग रहा है कि जो APMCs हैं वो बंद हो जाएंगे, एंड सेकेंडली जो MSP है, जो गवर्नमेंट हमसे क्रॉप्स खरीदती थी, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो हमसे क्रॉप्स खरीदती थी वो अब नहीं खरीदेगी MSP पर। तो जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये बिल्स इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बोला इट हैज़ नथिंग टू डू विथ MSP, इंस्टेड इट्स ऑब्जेक्टिव इज सिंपली टू ग्रांट फार्मर्स एंड ट्रेडर्स द फ्रीडम ऑफ चॉइस टू सेल एंड बाय एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आउटसाइड द प्रेमाइसेस ऑफ APMC मंडीज़। उन्होंने बोला APMC मंडीज़ के अलावा अब फार्मर के पास दूसरे भी ऑप्शंस हैं, where they are getting the better prices for the crops, they can go there. Fine. Then MSP and procurement according to him are entirely separate issues. MSP was not part of any law before, nor is it part of any law today. Okay, तो जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनका कहना ये है that why the opposition parties are asking for making the law for the MSP, whereas MSP was never a part of any law before. Okay, MSP today is what it was. ठीक है, तो वो क्या था MSP? What is the basis of MSP then? ठीक है, कहाँ से आया क्या है वो हम जानते हैं। जो MSP है मैंने आपको बताया प्री अनाउंस्ड प्राइसेस ऑफ द क्रॉप्स है। कौन सी क्रॉप्स के? सारी क्रॉप्स जो हम उगाएंगे या फार्मर्स हमारे उगाएंगे वो सबके लिए गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स्ड करके रखी है? नो, दैट्स नॉट द केस। द थिंग इज जो currently there are 23 crops for which the MSP has been announced. उसमें से सिर्फ 2 या 3, ठीक है, मैक्सिमम 3 जो है क्रॉप्स उनका MSP पे खरीदारी होती है। जो उसमें वीट राइस आएंगे हमारे, ठीक है, तो उसमें से भी आप देखिए कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं, लाइक ओनली 6% ऑफ द फार्मर्स नो अबाउट द MSP। ठीक है, ओनली दे कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दिस सिस्टम। तो MSP देखिए ये किसी लॉ में नहीं लिखा है। इसका कहने का मतलब क्या था, जो MSP है हमारा, दिस इज जस्ट अ गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, जो कि CACP हमने जो देखा था, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये इन्होंने रेकमेंड किया था MSP को, और वो ही रेकमेंड करते हैं कम ज़्यादा।
And CACP is not itself a statutory body under any parliamentary act. ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, इट इज़ जस्ट एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेडर्स दिस फार्मर्स वेलफेयर. ठीक है, तो अब देखिए, अब ऐसा है कि करेंटली जो है वो सीरियल्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, देन 4 कमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉटन, शुगर केन, कोपरा एंड जूट. These 4 commercial crops, these are the crops, these are the crops for which the farmers can get MSP. लेकिन मेनली सिर्फ गेहूँ और चावल के लिए ही MSP पे खरीदे जाते हैं क्रॉप्स. अब देखिए, जो PDS है हमारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें क्या होता है कि अब ये जो MSP से खरीद रही है, MSP पे जो खरीद रही है क्रॉप्स, वो ले जाती कहाँ है गवर्नमेंट वो देती है FCI में. FCI से कहाँ जाता है वो, FCI से वो जाता है PDS में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. जो BPL, जो द पीपल हु आर अंडर BPL, तो उनके लिए ये जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम, ठीक है, बाय गवर्नमेंट, द फूड डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज डन थ्रू PDS एंड एट द subsidized prices like ₹2 kg for wheat, ₹2 for per kg of wheat and ₹3 for per kg of rice. तो 5 किलो अनाज दिया जाता है एट सब्सिडाइज्ड प्राइस बाय गवर्नमेंट. ये जो है ये एक लॉ है. दिस इज द राइट टू गेट द फूड ग्रेन्स इन द PDS सिस्टम. ओके, एंड ये लॉ है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में बना था, उसके अकॉर्डिंग ये आपका एक लॉ है. ठीक है, तो अब ऐसा है कि जो शुगर केन है हमारा, मैंने आपको बताया कि शुगर केन जो है वो एक हमारा MSP पे ख़रीदा जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है. ठीक है, तो ऐसा है कि 1966 और 67 के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था, तो वीट के लिए सबसे पहले अनाउंस किया गया था MSP. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जो हमारे फादर है उनको किसको माना जाता है, MS स्वामीनाथन. ठीक है, उनके नाम से कमेटी भी काफ़ी सारी कमेटी जो बनती है उनके नाम से बनती है. तो जो शुगर केन है SMP, वो आपका शुगर केन मिनिमम प्राइस 2008 या 9 में, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता था ये जो है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला था कि जो शुगर मिल्स है दे हैव टू पे द सेलर्स ऑफ द शुगर केन विद इन 14 days. ठीक है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस को भी अनाउंस किया था अंडर शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 अंडर ECA, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. ठीक है, शुगर केन के लिए क्यों पे लाइक दिस SMP वॉज अनाउंस्ड बिकॉज इट वॉज अंडर ECA, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, वो हम जानेंगे. इट इज़ ऑल्सो देयर इन द थर्ड लॉ. ओके, we talked about it now. The third law was the Essential Commodities Amendment Bill. ठीक है, तो ये हो गया. अब रिकमेंडेशन फॉर इस लेजिस्लेशन, देखिए अब मतलब MSP अगर इतना ही काम का काम का पॉलिसी है, देन व्हाई हैज़ देयर नॉट बीन एनी लेजिस्लेशन फॉर इट, अभी तक क्यों नहीं है. तो ऐसा है कि जो हमारी CACP है, जो मैंने आपको बताया, कमेटी फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, उन्होंने रेकमेंड किया था इन द ईयर 2018-19 टू द मोदी गवर्नमेंट to announce to make a law called the right to sell at MSP. ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो इसीलिए इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. तो इससे क्या था, फार्मर्स लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर मेकिंग द लॉ you need to take that community into confidence. ठीक है, तब आप उनसे चर्चा करेंगे, आप जब उनके कुछ like you need to know that when the people who are going to be affected by those bills, you need to talk to those people before making those bills as act. ठीक है, तो अभी देखेंगे तो ये सरकार की एक कमी भी थी कि उन्होंने डिस्कस नहीं किया. उन्होंने they did not like the people, they were not told about it who were going to be affected by it. ठीक है, अब वो उनसे बात नहीं हो सकती, लेकिन द रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, अकाली दल ने अभी क्लेम किया है कि द गवर्नमेंट, आई टोल्ड यू, द गवर्नमेंट
is not the government has not asked them about this bill. They haven't even discussed. ठीक है, और जब डिस्कस हुए तो आपको पता ही है राज्यसभा में क्या हुआ था. तो सेकेंड वन इज एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल. सो इसमें हम प्रोविजंस देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट्स विद एग्री बिजनेस फर्म्स. तो अब ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकता है. अब एक जो मान लीजिए एक बड़ी प्राइवेट फर्म है, वो जाके एक फार्मर को कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है कि भैया आप मेरे लिए अनाज उगाना, मुझे गेहूँ चाहिए. उसने अमाउंट भी बता दिया और उन्होंने रेट्स भी डिसाइड कर ली. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो गया, लीगली साइन होगा. ऐसा नहीं है कि लाइक यू कैन गो देयर एंड टेल हिम टू डू लाइक डू फार्मिंग फॉर मी, ग्रो दिस एंड दिस क्रॉप एंड आई विल गेट यू मनी. नो, दिस वर्क वुड बी डन लीगली. ठीक है, तो लीगली ये काम होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे. कॉन्ट्रैक्ट साइन में रेट्स पहले से डिसाइड कर ली जाएंगी. And when the crop is ready, the crop would be sold to the private company and the farmer would get the money. ठीक है, तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे. तो इसमें जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को फ़ायदा मिलेगा. अब ऐसा है कि जिनके पास मान लीजिए 2 एकड़ से कम लैंड है, तो ऐसा है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को फ़ायदा मिलेगा. जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को अगर जब मिलेंगे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट से कमाने के बाद दे कैन इन्वेस्ट इनटू द फार्मिंग. ठीक है, तो इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि देयर वुड बी कॉम्पिटिशन. The contracts would bring in the private companies would bring the modern technologies with them, they would bring the resources with them, they would provide the sources to the farmer to उनको देखो, प्राइवेट कंपनीज को फार्मर्स का फ़ायदा नहीं कराना ऑब्वियसली, लेकिन उनको फार्मर्स से फ़ायदा है. अगर वही चीज़ 8 महीने के लेबर से 8 महीने के फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर उन सब से जो चीज़ उग रही है वो ही अगर 6 महीने में उग जाए तो वही चीज़ का प्राइस कम होगा एज़ कम्पेयर टू द लेबर दैट वाज स्पेंड इन द 8 months. तो ठीक है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इनपुट्स आएंगे. देन द फोर्थ वन इज इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. अब देखिए, डिस्प्यूट्स तो होंगे, उनके रेजोल्यूशन के लिए एक कोर्स सेटअप किया जाएगा, एक कमिटी, एक द ऑफिस वुड बी सेटअप. तो उसमें ये सब जो कंप्लेंट्स है वो रिजॉल्व की जाएंगी. ऐसा गवर्नमेंट का लाइक द प्रोविजंस ऑफ दिस बिल is like effective dispute resolution. The redressal would be provided, the mechanism of redressal would be like that the farmers could also approach. ऐसा bills बोल रहे हैं. Then the opposition to this bill is that farmers weaker players. Obviously, see, मान लीजिए एक गेहूँ उगाने वाला फार्मर है जो कि एक छोटे से गांव में अपना गेहूँ उगाता है, एक पार्ले जी का मालिक है, तो कौन पावरफुल होगा? Obviously the owner of that पार्ले जी brand. No. So the farmers here are weaker in this condition. ठीक है, economically, socially, then educationally sometimes. Fine. तो weaker players है वो. Then no contracts with small farmers. See, obviously nobody is willing to give the contracts to the small farmers. These small farmers do not relations, like they do not have the approach. ठीक है, दे डू नॉट हैव द कनेक्शंस, तो उनके पास उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि एक बड़ी फर्म है, वो छोटे फार्मर को क्यों, लाइक दे वुड बी कंसिडर्ड एट द बॉटम मोस्ट लेवल ओनली. सब जो बड़ा फार्मर है उसको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे ना, है ना. तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि जो भी स्मॉल फार्मर्स है, सबसे पहले हम उनको सोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे, उनको लाइक द लैंड ऑन लीज. ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएंगे, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट दिलाएंगे. रिकमेंडेशंस हो गए, तो कॉन्ट्रैक्ट उनको दिलाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट से वो पैसे कमा के फिर उसमें अपनी फार्मिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, एंड इनकम वुड इंक्रीज. देन द थर्ड वन इज प्राइवेट कंपनीज हैव एन एज इन द डिस्प्यूट. अब देखिए, अब कोई डिस्प्यूट हो गया तो अब छोटा फार्मर है, किसी गांव का फार्मर है, वो तो बार बार चक्कर नहीं लगाएगा ना कोर्ट के, है ना. तो इसमें जो है द प्राइवेट कंपनीज दे वुड हैव मोर से इन द डिसीजंस.
ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट ने इसको बोला है कि नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। जो हम स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, जो फार्मर्स है, उनको उनका अगर डिस्प्यूट होता है विद विद द बिग प्राइवेट कंपनीज, तो हम जो ऑफिस है, द प्लेस वेयर द farmers could get the complaints registered, वो जो स्थानीय संगठन होगा, जो स्थानीय कार्यालय होगा, वहीं पर ही फार्मर जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, वहीं पे उसका रिड्रेसल होगा एंड एवरीथिंग लाइक द farmer would not be in the, the farmer would always be benefited, ऐसा उनका कहना है, like the government has said like that. And also see, in this bill you can see there would not be intermediaries. See here I would like to say that intermediaries would be there, क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनी एक छोटे से गांव के किसान को नहीं जानता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट नीड्स सम कनेक्शन विद द पीपल हु नो द फार्मर्स इन द स्मॉल विलेजेस. ठीक है, तो who would these people be? These would be the intermediaries. Fine. So I don't agree with that point that there would be no intermediaries at all. So the Essential Commodities Amendment Bill. See, this is the third bill. Essential Commodities जो bill है, this was a 4-page bill, and the Essential Commodities Bill जो है, ये एक Essential Commodity Act 1955 में जो बना था, उसी में अमेंडमेंट्स के एक सिंगल अमेंडमेंट है, ठीक है, एक अमेंडमेंट के साथ ही अभी लाया गया. इसमें क्या था, जो 1955 में बना था, जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों के आने के बाद हमारे फार्मर्स की काफ़ी बुरी कंडीशन थी. ठीक है, उसके बाद जो बुरी कंडीशन थी, काला बाजारी काफ़ी बढ़ चुकी थी, होर्डिंग काफ़ी बढ़ चुकी थी, ब्लैक मार्केटिंग काफ़ी बढ़ चुकी थी. तो इस सब को ध्यान में रखते हुए ECA आया. ठीक है, तो उसमें ऐसा था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द प्रोडक्शन, द सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, and the government can impose a stock limit on such commodities which come under the ECA. कौन सी commodities अगर हम recently देखें तो ऐसा है कि जो ड्रग्स हैं, हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, यार्न हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रॉ जूट, ये सारे जो कमोडिटीज़ हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट अपना कंट्रोल कर सकती है. ठीक है, ऐसा पहले एक्ट में था. तो अब ऐसा है कि गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया है कि देयर वुड बी कंट्रोल, नो डाउट, बट द कंट्रोल वुड बी इम्पोज्ड ओनली अंडर द एक्स्ट्रा ordinary circumstances. What are the extraordinary circumstances? Circumstances like war, famine, natural calamity, price trigger. ठीक है, प्राइस ट्रिगर क्या है, मतलब कोई भी चीज़ है वो अचानक से कोई भी चीज़ है उसकी अचानक से प्राइस बढ़ गई, प्राइस कम हो जाना. ठीक है, तो वो हमारे प्राइस ट्रिगर हो गया. तो इसी में बिल में देखिए यही लिखा है कि जो स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स ऑन एसेंशियल कमोडिटीज़ अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस. ठीक है, अब सिर्फ कब कंट्रोल कर सकते हैं, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होंगे. देन द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट. सी, पहले जो प्राइवेट कंपनीज थी वो डरती थी इन्वेस्ट करने में इस सेक्टर में. क्यों? पहली बात तो ये है कि मान लीजिए उन्होंने कोई चीज़ खरीदी, कोई क्रॉप खरीदी, अब वो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया उस पर. ठीक है, कि नहीं आप ये नहीं बेच सकते. मान लीजिए एक कंपनी ने काफ़ी सारा गेहूँ खरीद लिया, अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप गेहूँ नहीं बेच सकते, अगर आपने बेचा तो दैट वुड बी एन इलीगल एक्शन. तो नुकसान हुआ ना प्राइवेट कंपनी का. तो प्राइवेट सेक्टर वाज अफ्रेड टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर, ओके, इन दिस फील्ड, इन दिस एरिया. अब जो है, अब गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में ही कंट्रोल किया जाएगा. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस लाइक वॉर, फेमिन, नेचुरल कैलामिटी, प्राइस ट्रिगर, फूड स्कैरसिटी. ठीक है, फिर आया हमारा प्राइस स्टेबिलिटी. अब प्राइस स्टेबिलिटी कैसे है, देखिए, मान लीजिए कि प्याज ही ले लीजिए आप. प्याज है वो ख़रीदा गया,
प्याज को अगर स्टॉक कर लिया गया, स्टॉक करने के बाद वो बाद में जब उसकी डिमांड है तब उसको नहीं बेचा गया तो प्राइसेस राइज होंगी। उसके बाद जब स्टॉक करने के बाद उसको बेचा गया काफ़ी दिनों बाद तो उसकी वो काफ़ी महंगा होके बिकेगा। ठीक है, तो ये अननेसेसरीली राइजिंग ऑफ प्राइस है। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रहेगी इसमें, लाइक अननेसेसरीली स्टॉकिंग ऑफ द कमोडिटीज। this bill would remove the unnecessary stocking limits on the traders। ठीक है, तो ये हमारे प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। अब आप देख रहे हैं कि अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है तो प्राइस कम होंगे, और मान लीजिए कि सप्लाई कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस ज़्यादा होंगे, तो ये प्राइस स्टेबिलिटी लेके आएंगे। देन the opposition to this bills are, see, the price triggered unlessly, जो प्राइस ट्रिगर मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ की प्राइस अचानक से बढ़ गई या कम हो गई, गवर्नमेंट ने जो मार्जिन लिया है बोल रहे हैं कि 50% कम या 100% कम, 50% ज़्यादा या 100% ज़्यादा। तो जो ऑपोजिशन है, द फार्मर्स, दे आर सेइंग दैट these price triggers are totally unrealistic. It has never happened, and why would it happen now? It's like wheat जो है उसमें जो difference आया है, it has been only 10 times the actual price, the price before. राइस में 4 times, पल्सेस में 2.5 times, तो 50% 100% का मार्जिन लेके आप कैसे चल सकते हो? तो दिस प्राइस ट्रिगर्स आर टोटली अनरियलिस्टिक। ऐसा प्राइस ट्रिगर कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो जो अभी हमने देखा है कि जो एक्सपोर्ट बैन लगा है अनियन पर, ठीक है, the ministers have announced that the onions could not be sent out of the country now। अब आपने बिल में क्या बोला, किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में ही हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज होंगे तभी हम आप पर इम्पोज करेंगे, पर अब उन्होंने क्या किया, दे आर स्टॉपिंग द फार्मर्स, दे आर स्टॉपिंग द एक्सपोर्टर्स, द ट्रेडर्स टू सेल, टू एक्सपोर्ट देयर कमोडिटीज टू द अदर कंट्रीज। ठीक है, तो इससे आपने जो बोला कि हम नहीं रोकेंगे, अब आप रोक रहे हो। ठीक है, तो इट्स लाइक यू कैन सी, इट्स लाइक यू नो द प्रोविजंस आर, जो ऐसा है कि आप जितने भी कमोडिटीज़ को रोक रहे हैं, एंड ऑन द अदर साइड इन द बिल यू आर सेइंग दैट नो वी वुड नॉट स्टॉप। इट फील्स लाइक आप लिबरलाइज कर रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केट को, एंड ऑल्सो यू आर इम्पोजिंग द बैन्स। तो अब ऐसा है कि ये जो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है, इट फील्स लाइक द लिबरलाइजिंग द एग्रीकल्चर मार्केट मेक्स यू फील लाइक यू द गवर्नमेंट इज पुटिंग वन leg on the accelerator and imposing the ban on onions feels like the government has put the other leg on the brake. Okay, I hope you understand what I'm telling you. And see, so redefining the essential items, it was why it was needed and who will it impact. अब देखिए, ऐसा है कि एन अमेंडमेंट टू एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 deregulates key foodstuffs except under extraordinary circumstances. Why was the need felt, and why have farmers and the opposition raised concerns over it? See, अगर आप स्टॉक कर रहे हैं एंड वो चीज़ मान लीजिए ख़राब हो गई, ठीक है, दैट इज़ वर्स। इससे अच्छा you just remove the stocking limit on the traders and let them sell the things, let them export the things, let them like use the commodities। ठीक है, तो अब ऐसा है कि what are the 3 farm bills। देखिए, अब मैंने आपको पूरा बता दिया है जितना मैं बता सकती थी briefly, and now in a summary if we talk about the 3 bills, 3 farm bills seek to break the monopoly of government regulated mandis and allow farmers to sell directly to private buyers।
ठीक है, मैंने आपको बताया पहला जो आपका बिल है उसमें ये है कि जो APMCs के अलावा आपको प्राइवेट बायर्स भी मिल रहे हैं टू सेल द प्रोडक्ट्स। ठीक है, अपना जो फार्मर्स का जितना भी प्रोड्यूस है क्रॉप से, उनको जहाँ पे भी बेटर प्राइस मिलेगा, अगर उन्हें APMC पे बेटर प्राइस मिलेगा वो वहाँ पे जाके बेच सकते हैं। अगर उनको प्राइवेट जो ट्रेडर्स है वो अच्छा प्राइस दे रहे हैं, देन द फार्मर्स कुड गो एंड सेल द प्रोड्यूस देयर। Then the second one is provide a legal framework for farmers to enter into written contracts with companies and produce for them. तो मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, वैसा है कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो एक फार्मर के पास जाएंगे एंड द कंपनीज वुड आस्क द फार्मर टू प्रोड्यूस सच एंड सच क्रॉप फॉर देम, ओके, एंड द रेट्स वुड बी प्री डिसाइडेड। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि the contracts would be legal, the written contracts, ओके। इससे स्मॉल फार्मर्स का भी फ़ायदा हो रहा है, हमने देखा था जो टेक्नोलॉजी है वो इन्हेंस हो रही है इन द पर्टिकुलर फील्ड। तो ये हमारा सेकंड। देन थर्ड बिल इज अलाउ एग्री बिजनेसेस टू स्टॉक फूड आर्टिकल्स एंड रिमूव द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस आर्बिट्रेरीली। हाँ, तो अब देखिए यही है कि जो बाकी एग्री बिजनेसेस है, बाकी फर्म्स हैं, उनको अब ऐसा है कि उनको एक फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट पहले जो मालिकाना हक बोलते हैं, लाइक द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पोज अ स्टॉक लिमिट, अब वो सब नहीं करेगी गवर्नमेंट इन द नॉर्मल कंडीशंस। इफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आर देयर देन द गवर्नमेंट कैन डू ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा गवर्नमेंट वुड नॉट इंटरफेयर। लेकिन अभी हमने देखा अनियन जो बैन हुआ था, फाइन। सी अब ये बिल्स अगर हम देखें कि लाने की ज़रूरत क्या थी, तो ऐसा था कि एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इससे। ठीक है, देन see, investment in agriculture is very important because India is the most, like 1/3 of the population is dependent on this primary sector itself। ठीक है, then agricultural investment बढ़ेगा। अब लोगों का like farmers they are protesting that why private companies, okay, why not government क्यों इन्वेस्ट नहीं करती है, प्राइवेट कंपनीज क्यों इन्वेस्ट कर रही हैं, फाइन। तो अब ऐसा है कि देखिए जियो जब शुरू में आई थी वो फ्री में देती थी सारे अपने सिम्स, अब उसने क्या किया, धीरे धीरे इंक्रीज़ करते गए चार्जेस। नाउ सी इट हैज़ बिकम सो मच कॉस्टली। तो अब ऐसा ही है कि हो सकता है कि इनिशियली अब जियो को जाके नहीं बोल सकती गवर्नमेंट कि आप प्राइसेस कम कीजिए या बढ़ाइए। ठीक है, तो अब ऐसा ही ये है कि फार्मर्स अपनी चीज़ बेच रहे हैं, उनको इनिशियली अच्छी प्राइसेस मिल रही है, बाद में ऐसा हो सकता है कि उनको वही चीज़ के कम दाम मिलने लगे और वो उतनी पावर नहीं रखते दैट दे कैन बार्गेन विद दोज बिग प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, तो ये एक कंसर्न है। देन द स्टोरेज फैसिलिटीज़, सी ये बिल्स से जो है स्टोरेज फैसिलिटीज़ मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ पहले घर में पड़ी पड़ी सड़ रही थी, अब अगर वो APMC में नहीं बिक रही है तो वो जाके प्राइवेट बायर्स को बेच सकते हैं जाके। ठीक है, तो स्टोरेज फैसिलिटीज़, कोल्ड स्टोरेज बढ़ेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन अगर होगा तो प्राइसेस बेटर मिलेंगे फार्मर्स को। जो कंज्यूमर्स हैं उनको कम प्राइसेस देने पड़ेंगे। आपको पता है मार्केट में अगर कंपटीशन बढ़ता है तो चीज़ें सस्ती होती हैं। ठीक है, then the private sector involvement, this is very necessary. With private sector involvement there would be the entry of technologies, more and more advanced technologies, इससे farmers को फ़ायदा होगा। ठीक है, then the sudden stock limit, that is also an important part. And why the fear? Okay, the first one is mandis bring in revenue for state governments and this will diminish their relevance। ठीक है, हमने ये चीज़ देखी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कैसे रेवेन्यूज़ आते हैं मंडी से। तो अब ऐसा है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे, अब वो देते हैं या नहीं, दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन फर्दर।
then the middleman will be affected. See, obviously a middleman would be affected because if APMCs अगर वहाँ पे लोग कम जा रहे हैं तो मिडलमैन का काम कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात ये भी है कि जो मिडलमैन है वो अपना काम प्राइवेट फर्म्स में भी कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट मिडलमैन वुड बी नीडेड, ठीक है। पक्का नहीं है लेकिन अकॉर्डिंग टू मी दे वुड बी नीडेड, दे वुड बी रिक्वायर्ड देयर। फार्मर्स फियर दिस विल एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस रेजिम। सी, गवर्नमेंट ने बोला है कि this MSP system has not been even touched. It is going to be as it was. But farmers, they fear that this will end minimum support prices regime. See, जैसे जैसे प्राइवेट कंपनीज के पास जाते जाएंगे, सी अट्रैक्ट करने के लिए प्राइवेट कंपनीज शुरू में उनको द फार्मर्स वुड बी बेनिफिटेड, उनको ज़्यादा प्राइसेस देंगे प्राइवेट कंपनीज। लेकिन बाद में ऐसा हो सकता है कि जो MSP सिस्टम है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। द लैक ऑफ बार्गेनिंग पावर विद बिग कंपनीज इज़ अ कंसर्न। ऑब्वियसली अगर एक छोटे से गांव का किसान है वो एक बड़ी प्राइवेट फर्म से क्या बार्गेनिंग कर पाएगा, फाइन। तो द फियर्स आर वैलिड। Let's see. A farmer will have the freedom to choose where he wants to sell but may not have the knowledge to negotiate the best terms with a private company. ठीक है, the fears are valid. Why? Because सी, वो कहीं पे भी जाके बेचे, वो प्राइवेट कंपनी को जाके बेचेगा, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी के पास जाके उसके पास उतनी पावर नहीं होगी, उसके पास इतना नॉलेज नहीं होगा, उसके पास उतनी टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक नॉलेज नहीं होगा कि वो अपनी क्रॉप्स को कैसे बेचे प्राइवेट कंपनी को एट द डिसेंट प्राइसेस, एट द प्राइसेस विच ही डिजर्व्स, ठीक है। तो रीज़नेबल प्राइस मतलब उसको उसकी मेहनत का पैसा मिलेगा या नहीं, ये हम नहीं बोल सकते। हो सकता है वो निगोशिएट ही ना कर पाए प्राइवेट कंपनी के साथ, ठीक है। तो आई थिंक द फियर्स आर वैलिड एंड टू लुक आफ्टर दिस थिंग the government needs to do something. There is hardly any regulation outside the mandis and no grievance redressal mechanism. Yeah, the government was talking about the redressal. They were talking about setting up the committee to resolve the dissolutions. The thing is that we all know the bitter truth, and it is the government is saying that it would like form a committee at that place only, but it is not that much, it would not be implemented. देखिए, अगर आप ये बिल्स लाए हैं, किसानों के लिए लाए हैं, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इन आवर इकोनॉमी, हमारी पूरी कंट्री उन पर डिपेंड करती है, तो ये बिल्स दे शुड बी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड, ओके। इफ these bills fail, these would cost the life of the farmers, ठीक है। एंड व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द रिड्रेसल, सी दिस इज़ द ट्रूथ कि अगर डिस्प्यूट होता है तो जो बड़ी कंपनी है उसको कहीं ना कहीं द डिसीजन वुड बी इंक्लाइंड टूवर्ड्स द बिगर कंपनीज, नॉट टूवर्ड्स द स्मॉल फार्मर्स। See, after all these things I was telling you about the bills, but these bills are no more bills. I mean, these have been the acts now. These have become the acts now. ये लॉ बन चुके हैं, ठीक है। तो ये लॉ जो है, ये काफ़ी सारे क्योज हुए, काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट किए गए, अभी भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं काफ़ी सारे, दिल्ली में, कर्नाटका में, पंजाब, हरियाणा, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अमिड इंटेंसिफाइंग प्रोटेस्ट, प्रेसिडेंट कोविंद गिव्स असेंट टू कंट्रोवर्शियल फार्म बिल्स, लॉज कम इनटू फोर्स इमीडिएटली, ठीक है। अब ये आपके कानूनी तौर पर मतलब इनके ऊपर लगा दिया गया है मोहर प्रेसिडेंट कोविंद के द्वारा। अब इसमें कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है, कितना फ़ायदा होता है, वी विल हैव टू सी, क्योंकि अब ये तो ऐसा है कि भाई बिल्स तो पास हो गए, प्रेसिडेंट ने भी जो है वो अपनी कंसेंट दे दी है। अब नाउ व्हाट विल हैपन, वी विल हैव टू सी, वी विल हैव टू इंट्रोस्पेक्ट,
ठीक है. Now I think I told you a lot about the bills, and I hope you understood the bills. Okay, because these bills are controversial, as well as they are going to play a very important part in the mains examination or prelims also. ठीक है, तो मेंस के आंसर लिखने के लिए वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट. सिर्फ फैक्चुअल वीडियो देखने से हमें पता नहीं चलेगा व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट टू राइट. वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, एंड आई होप दिस वीडियो वुड हेल्प यू. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.